अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। रिस्पायरेशन चैप्टर सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन फेडरल के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। मैं फेडरल में देख रहा था, उसमें जो हमारी एमबीबीएस की बुक में जो बातें लिखी हुई हैं वो सिंध वालों ने तो फर्स्ट टाइम पढ़ी है। मतलब मैं सिंध से हूँ तो मैंने वो फर्स्ट टाइम पढ़ी है अपनी। लेकिन ये चीज़ जो फेडरल वाले बच्चे हैं वो दोबारा पढ़ेंगे आके, और उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मतलब फेडरल वाले इतना आगे हमसे चल रहे हैं। देखो एमबीबीएस की चीज़ें भी वहाँ डाली हुई हैं थोड़ी, कि उनको नॉलेज हो। हमारी बुक्स ऐसी बनी हुई हैं, बस क्या करें। तो थोड़ी नई बातें होंगी, लेकिन बहुत आसान है, बस अच्छे से सुनना है। अच्छा, जो ये रेस्पायरेशन है, ये होती है दो तरह की। एक होती है इंटरनल रेस्पायरेशन, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है इसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के अंदर जो है डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना। ये वन और ये टू। सबसे पहले देखो इंटरनल रेस्पायरेशन। जो इंटरनल रेस्पायरेशन है इसमें होता क्या है, ये होती होती कहाँ पर है ये? एट सेलुलर लेवल पर। और सेल के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये कहाँ पर होती है, किस ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, आपने पढ़ा तो होगा फर्स्ट ईयर में। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली यहाँ पे चाहिए होती है इंटरनल रेस्पायरेशन के अंदर। और उसके बाद फिर क्या बनता है? एटीपीज बनते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपीज बनते हैं यहाँ ईटीसी से। तो इंटरनल रेस्पायरेशन कहाँ पर हो रही है? सेलुलर लेवल के अंदर। और इसमें होता क्या है? ब्रेक डाउन होता है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, उनके ब्रेक डाउन से क्या बनते हैं? एटीपीज बनते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब ये टूटने वाला प्रोसेस है। गुड हो गया। सेकंड क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर। हम एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम क्या करते हैं? जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है या फिर ब्रीदिंग है। इसमें क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, और ब्रीदिंग किसको कहते हैं और रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। अच्छा, वो आपने सुना होगा जो लंग्स होते हैं, ये अगर लंग है, ये है राइट वाला लंग, और ये हो गया लेफ्ट वाला लंग। ये जो लंग है इसके अंदर आपको पता है क्या होते हैं? एल्विलाई। ये ट्रैकिया आ गया, और इसके अंदर फिर क्या जा रहे होते हैं? ब्रोंकाई। ऐसे करके इसके अंदर छोटे छोटे एल्विलाई होते हैं। अब जो एल्विलाई, फॉर एग्जांपल ये रहा एल्विलाई, और यहाँ पर होती है कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी जिसको बोलते हैं। और इस पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर क्या जा रहा होता है? ब्लड जा रहा होता है। यहाँ से ब्लड जाएगा, और यहाँ से ब्लड वापस आएगा,
और यहाँ यहाँ क्या होती है, एयर होती है। और एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। ये कॉन्सेप्ट याद रखने। अच्छा, अब जो ये ब्लड आ रहा है यहाँ से, ये कौन सा ब्लड होता है, इसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और O2 की कंसंट्रेशन क्या है, वो कम होती है। तो ये ब्लड कौन सा हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये मैरून कलर का दिखता है। मैरून इस तरह ही लिखते हैं मेरे ख्याल में। ये जो हमें स्किन के ऊपर से दिख रहा होता है ना ब्लू कलर का, ये एक्चुअली ब्लू कलर का नहीं होता, ये मैरून कलर का होता है। तो स्किन की वजह से हमें ये ब्लू कलर का दिख रहा होता है। और ये जो हमारे सुपरफिशियल सुपरफिशियल बोलते हैं सबसे ऊपर, ये जो बॉडी पे दिख रही होती है ना वेन्स वगैरह जितनी, ये वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती। ये याद रखना हमेशा, ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। लोग बोलते हैं नसें हैं मेरी, वैसे तो हैं, पर ये नसों में कौन सी वाली है, जिसमें साफ खून होता है या जिसमें गंदा खून होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली ये वेन्स होती हैं। और ये जो इंट्रा आईवी देते हैं सारे, आईवी मतलब इंट्रावस्कुलर, ड्रिप लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, तो फिर वो ये वेन्स के अंदर लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लड आ गया, इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि देखो होता क्या है, जब भी ग्लूकोज वगैरह जिसका भी मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो ETC है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल में बन रही होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, यहाँ ब्लड से यहाँ चले जाती है, CO2, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाती है, O2। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर जो ब्लड जाने वाला था, ऑक्सीजन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो ये ब्लड कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग क्या होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग है, ये जो आप बैठे हुए अभी कर रहे हो ना, सांस ले रहे हो, ये सिर्फ सांस लेना। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को आप इन ले रहे होते हो, ऑक्सीजन की इनहेलेशन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एक्सहेलेशन होती है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग है। जो ये मैंने अभी समझाया है ना पूरा, ये चीज, ये है ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो इस तरह इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन में देखो, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यहाँ पे ब्रीदिंग, ये एक ही चीज है। यहाँ पे वर्ड एक्सटर्नल अंडरलाइन। जो याद रखने की चीज है, इंटरनल रिस्पायरेशन, असल में इसमें क्या हो रहा होता है कि ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर फूड का ब्रेक डाउन होता है। आपने सुना होगा ना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस, ये तो क्या कहते हैं, विदाउट ऑक्सीजन हो रही होती है, तो इसको तो निग्लेक्ट कर देते हैं। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में सारा। ये चीज हो रही होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, सेलुलर लेवल के ऊपर होती है। और ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हर बच्चे को नहीं आता। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, ये क्या हो गई, ये तो सारी कहानी मैंने बता दी। अब ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करें अगर। ये रहा एल्वियोलाई, यहाँ पे थी ये कैपिलरी। दिस इज एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे एल्वियोलस, क्योंकि ये एक है। एल्वियोलाई मतलब प्लूरल। और ये है पल्मोनरी कैपिलरी। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो जिस चीज का भी एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स गैसेस का, वो कैपिलरी के लेवल पे होता है। अब ये देखो, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ ऑक्सीजन जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो रही होती है, एल्वियोलाई के अंदर जा रही होती है। तो इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब पढ़नी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई? अच्छा, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती क्या है, अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहो आप? एरिया वेयर गैस एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट टेक प्लेस। ये हो गई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसकी प्रॉपर्टीज। ये हमेशा जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी गीली होनी चाहिए हमेशा। सूखी होगी तो यहाँ से गैस एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ डिजोल्व नहीं होंगी गैसेस। कहीं पे पानी पड़ा होता है, जैसे किचन वगैरह में पानी गिर जाता है, तो उसके ऊपर नमक या चीनी गिर जाए तो वो फौरन, अगर चीनी गिर जाए तो वो पानी के अंदर क्या होती है, फौरन से डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर शेल्फ बिल्कुल सूखी है, उस पर चीनी डालो या नमक फेंको, तो वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होनी चाहिए, हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। और ये परमिएबल भी होनी चाहिए गैसेस के। गैस के परमिएबल ही नहीं होगी तो फिर तो गैस की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन ही नहीं होगी, एक्सचेंज ही नहीं होगा। और ये थिन होनी चाहिए। अगर रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन ये एल्वेओलाई है, और ये कैपिलरी है, कैपिलरी की वॉल यहाँ इतनी मोटी हो गई है फॉर एग्जांपल, ये और ये एल्वेओलाई भी यहाँ मोटे हो गए हैं, तो यहाँ पे स्पेस जो है, गैस को ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा एरिया, तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, तो थिन होनी चाहिए बिल्कुल। और सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे आपने देखा था, इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई बने हुए होते हैं यूं करके। अब इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, तो माइक्रोविलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, यहाँ पर भी होगी एब्जॉर्प्शन, यहाँ यहाँ पर, इधर इधर, इस तरह पूरी सरफेस पे। ऐसा होता है ना कि अगर कोई प्लेन रोड के ऊपर आप चलो, गली में चलो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चले जाओगे। लेकिन अगर रास्ते में दो तीन पहाड़ आ जाए ऐसे करके, तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा ना जाने में। आप पहाड़ के ऊपर भी चढ़ोगे, थक जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर वापस ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे आओगे, तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो डिफ्यूजन ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। शुड हैव गुड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। हमने करवाना क्या है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाना है। तो जब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजनेशन ही नहीं होगी इस एल्वियोलस पे, तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगी वो तो यहीं की यहीं रह जाएगी, तो उसका तो बेकार हो जाएगी ऑक्सीजन हमारे लिए। मतलब हम अगर ब्रीदिंग करें भी, तो ऑक्सीजन क्या होगा वहाँ पे, और डिफ्यूज ही नहीं हो रही, तो फायदा नहीं होगा हमें ब्रीदिंग करने का, क्योंकि डिफ्यूजन ही नहीं हो रही है। ब्लड की सप्लाई इसलिए अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेंटिलेशन मतलब हवा का गुजरना। अब देखो एक चीज क्या है, यहाँ तो ब्लड कम हो गया तो डिफ्यूजन नहीं होगी। अब हो ये रहा है कि भाई ब्लड बेहतर है, यहाँ पर ब्लड बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जो एयर है यहाँ पर वो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ से जो ब्लड गुजर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चला जाएगा, क्योंकि एयर ही नहीं है, एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में दे नहीं सकेगा। इस वजह से तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये लाजमी लाजमी होनी चाहिए। respiratory system for of man, system which is responsible for the gas exchange। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसकी डिवीजन होती है। सिंध बोर्ड में नहीं लिखी हुई,
एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? नोज, अपर रेस्पिरेटरी, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल समझते हो जो ओपनिंग होती है, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, ये जो नाक के अंदर दो ये जो नोस्ट्रिल्स हैं, जो नेजल ओपनिंग है, इसके अंदर जो ये पूरी जगह बनी हुई है इसको बोलते हैं कैविटीज। और कैविटी का मतलब होता है स्पेस। और फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलते हैं गला। अच्छा, नोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो तो इसमें क्या होता है, कार्टिलेजेस होती हैं। ये जो आगे जो बिल्कुल फ्लैशी सा पार्ट जो हिल रहा होता है ना, और अक्सर बच्चे आपने देखा गिर भी जाते हैं, नाक टेढ़ी हो गई सीधी हो गई, तो यहाँ पे कार्टिलेज होती है। आपने कभी डेड बॉडी देखी हो, मतलब वो जो स्केलेटन होता है, तो आपने फेस देखा होगा, तो वहाँ पे ये नाक कटा हुआ होता है, तो वो आगे कार्टिलेज होती है, तो वो तो खत्म हो जाती है, तो बोन रह जाती है, बोन पीछे होती है। जो आगे जरा ये लचकदार ये जो हिल रहा है ना, ये कार्टिलेज होती है यहाँ पे। और बोन्स भी होती हैं, फैटी टिश्यूज वगैरह होते हैं। और इनकी ओपनिंग को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स। और जो ओपनिंग के बाद जो सारा हॉलो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? कैविटीज। नेजल कैविटीज। और ये कितनी होती हैं? दो। और इनको सेपरेट कौन करता है? ये जो बीच के अंदर आपने देखा होगा, ये हड्डी के बीच में क्या होता है, एक सेप्टम होता है, तो इनको सेपरेट कौन करता है? नेजल सेप्टम। अच्छा, एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, पता नहीं किसी ने नोटिस किया है या नहीं किया। देखो होता क्या है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स है ना, दो होती हैं। अगर यहाँ पे नोज बनाने की कोशिश करें, छोड़ बना नहीं रहा, बस मैं यहाँ से ओपनिंग दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ओपनिंग है। आपने नोटिस किया होगा कि एक टाइम पे एक से सांस ले रहे होते हैं, और कुछ देर के बाद कभी देखो तो दूसरे से सांस ले रहे होते हैं, इससे नहीं। या अगर इससे ले रहे थे, इससे नहीं, तो इससे शुरू हो जाती है। अभी भी आप चेक कर सकते हो, अपने नाक के आगे हाथ रखो और बाहर जो है ना, मुंह बंद करके नाक से बाहर हवा फेंकोगे, तो एक नोस्ट्रिल से आएगी, दूसरे से नहीं आएगी। अब इसका मतलब साइंस क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों हो रहा है तो दो। होता ये है कि यहाँ पर जो है ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर भी। अब ये ब्लड कैपिलरीज में होता क्या है, जो ब्लड है वो यहाँ पर आता है, और ये ब्लड कैपिलरीज ना ब्लड को स्टोर कर लेती हैं अपने पास। अब ब्लड को स्टोर कर लेती हैं, तो ये नेजल कैविटी हो गई ब्लॉक। यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो वहां से फिर क्या होता है, एयर ही नहीं जा पाती। अब ये ब्लॉक करने का मकसद क्या है? ये बारी बारी होता है, थोड़ी देर के लिए ये वाला होगा, फिर थोड़ी देर के लिए ये वाला होगा, फिर एक होगा, फिर एक होगा। ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि जो एयर हम मुसलसल इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो हवा तो ठंडी होती है और खुश्क होती है, तो ये जब नेजल कैविटीज में जाती है, तो ये अंदर नेजल कैविटीज को क्या करती है, सुखाती है, खुश्क करती है। आप खाली मुंह खोल के दो तीन दफा या थोड़ी देर ज्यादा करो, सांस लो, तो आपका मुंह चिपक वो सूखना शुरू हो जाएगा, फिर पानी वगैरह पीते हो। तो होता क्या है, यहाँ पे ब्लड वहाँ एकुमुलेट हो गया, नेजल कैविटीज बंद हो गई, क्लोज हो गई, और उससे होता क्या है, अब वो जो एयर जा रही है ना अंदर, जिसकी वजह से अंदर क्या होता है, खुश्की हो जाती है, तो ये ब्लड होता है गर्म, हॉट होता है क्योंकि उसमें हीट होती है, तो ये वहाँ क्या करता है, उसको ब्लड वहाँ ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है, और उस एरिया को गर्म करता है, नोस्ट्रल अंदर जो है ना गर्म करता है। थोड़ी देर के लिए इसमें एक में होता है, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरे में होता है, फिर एक में होता है, फिर दूसरे में होता है। तो इस वजह से जो है ना एक नोस्ट्रल से सांस लिया जाता है। ये साइंस पीछे ये होती है।
अच्छा, नेजल कैविटीज जो होती हैं, अब इनका जो एंटीरियर पार्ट मतलब ये जो आगे वाला, एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर डिफरेंस पता है? एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। और एंटीरियर को कहते हैं वेंट्रल भी, और पोस्टीरियर को कहते हैं डॉर्सल भी। ये होता है आगे वाला पार्ट, आगे वाला हिस्सा। ये जो आपकी बॉडी का आगे वाला हिस्सा है ना, ये जो पेट के ऑपरेशन वगैरह सामने जितने होते हैं, ये होते हैं वेंट्रली, एंटीरियरली या वेंट्रली ऑपरेशन होते हैं, ये जो आपके बिल्कुल सामने का हिस्सा है। और आपकी जो कमर वाला हिस्सा है, ये है पीछे वाला हिस्सा। सही, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो नेजल कैविटीज का एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पर होते हैं वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल क्या है? ये होते हैं नेजल हेयर्स। अभी हेयर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी हेयर्स क्या करते हैं? ये जो ये एज अ ब्रश काम कर रहे होते हैं, जो हम इनहेल करते हैं एयर। अब इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो जैसे एयर अंदर जाती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो भी होता है ना, वो ये इसको फिल्टर करते हैं, एयर को। ये जो नेजल हेयर्स होते हैं, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी होती है, नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज, इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब तो कवरिंग हो गई। म्यूकस का मतलब होता है वो जो मैंने पहले बताया था ना, एक सिक्रीशन होती है, चिपचिपी सी सिक्रीशन होती है। और ये सीलिएटेड का मतलब ये है कि अगर ये मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलिया हेयर्स होंगे, और ये क्या करते हैं, मुसलसल ऐसे ऐसे बीट करते हैं, और इधर बीट करते हैं। तो ये जो म्यूकस, ये नीचे से समझो, ये म्यूकस सेल है, गॉबलेट सेल होते हैं। ये यहाँ से म्यूकस रिलीज करते हैं सरफेस पे, यहाँ पर। और इसको, अब म्यूकस को मूव कौन करवाता है ऐसे? सही है, म्यूकस को मूव करवाते हैं ये सीलिया। अब म्यूकस किस लिए होती है? कि जो हम एयर फिल्टर तो हो गई नोज से, लेकिन उसके बाद और जो रह गया, तो मजीद फिल्ट्रेशन के लिए ये म्यूकस होता है चिपचिपा, तो उसमें डस्ट पार्टिकल जाकर चिपकते रहते हैं। और सीलिएटेड होती है, और सीलिया उसको फिर मूव करवाता रहता है म्यूकस को, जहाँ भी भेजना होता है। तो नेजल हेयर्स और ये सीलिया और म्यूकस, ये क्या करते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म है एक बॉडी का। अगर एक कोई पार्टिकल उसके अंदर चले जाएगा ना, लंग के अंदर, तो एलर्जी हो जाती है, और फिर बहुत सीवियर एलर्जी होती है, जैसे ये होती है अस्थमा वगैरह जिसको होता है, पॉलन ग्रेन वगैरह से। ये होता है। और फंक्शन मैंने आपको बता दिया बारी बारी। नेजल हेयर्स क्या करेंगे? नेजल हेयर्स और म्यूकस फिल्टर करेंगे एयर को। और म्यूकस का एक काम और भी है, इसके अंदर ना वाटर होता है, वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स होते हैं म्यूकस के अंदर। और वाटर वेपर्स क्या करेंगे? मॉइस्ट करेंगे किसको? एयर को। ये जो हवा खुश्क होती है ना, और जैसे मास्क वालों को तो बहुत अच्छी तरह पता होगा अब के दिनों में, मुझे भी ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ये बहुत होता है क्लास के अंदर, कहीं भी मास्क पहना हो तो जैसे ही आप एक्सेल करते हो, तो वो पूरा जो चश्मा है वो भर जाता है, किससे? पूरा उसमें मॉइस्ट हो जाता है। तो ये म्यूकर, ये जो हम जो एयर इनहेल करते हैं वो तो खुश्क होती है, लेकिन जो एक्सेल करते हैं उसमें वो होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, और म्यूकस की वजह से आ जाते हैं। और सीलिया क्या करते हैं? कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल वो ट्रैप हो गया म्यूकस में, उसको मूव करवाते हैं कहाँ तक? फेरिंग्स तक। फेरिंग्स होता है गला, फॉर रिमूवल। अब
रिमूवल दो तरीके का होता है, या तो ये स्पिट कर देते हैं हम, स्पिट आउट कर देते हैं, या ये चले जाता है ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में, और स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड जो उसका इस्तकबाल करता है और फिर उसका तिया पांछा करता है। और मैंने अभी बताया था यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये ऊपर हो गए सीलिया छोटे छोटे, और सीलिया के नीचे जा रही होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज फिर क्या कर रही होती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर हीट होती है, तो ब्लड उसको, एयर को क्या करेंगे, वार्म करेंगे। क्या करेंगे, वार्म द एयर। ये सारी चीजें याद रखने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है गला, बनाने की कोशिश करते हैं। ये होगा लिप्स बड़े प्यारे से, और ये आपकी नेक है, और ये पीछे वाला पार्ट है। और यहाँ पर क्या होता है फिर, ये सबसे आगे, ये जो आप हाथ लगाओ नेक के ऊपर, गले पे हाथ लगाओ, जो सामने दिख रहा होता है ना एडम्स एप्पल, इसके पीछे क्या होता है, ट्रेकिया, मतलब ये जो पाइपलाइन पूरी जा रही है ये होता है ट्रेकिया, ये आगे होता है, और ये जो पीछे है यहाँ पे होता है इसोफेगस। अब मैं एक चीज बताता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा खाना वगैरह खाया तो खाना फंस जाता है, तो आप क्या करते हो, फौरन पानी पीते हो, जब पानी पीते हो ना, तो वो जब खाना नीचे जाता है तो आपकी ना कमर की साइड पे दर्द होता है, वहां फील हो रहा होता है, क्योंकि खाने की नाली जो कि एसोफेगस है वो पीछे होती है, वो होती है जो आपकी वर्टिब्रीज होती है बिल्कुल इसके आगे बिल्कुल, तो वहां दर्द इसलिए होता है क्योंकि इसोफेगस है ही पीछे। अगर किसी ने नहीं नोटिस किया ना तो अब नोटिस करना ये चीज। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस, ये फेरिंग्स कह रहा हूँ, ट्रेकिया, ये होता है एपिग्लॉटिस, और जो ये ओपनिंग होती है यहाँ पर ट्रेकिया की, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो जब भी यहाँ से कोई फूड पार्टिकल है वो जब यहाँ अंदर आता है, तो वो इसको नर्व सिग्नल देती है, और ये क्लोज हो जाता है, और फूड पार्टिकल कहाँ चले जाता है, यहाँ पर। हिचकी पता है क्यों आती है, होता ऐसा है कि कभी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो, देखो नर्व आ रही है, अगर इसको बड़ा करके बनाए, ये आगे चला गया ट्रेकिया, ये रहा एपिग्लॉटिस, और ये पीछे चला गया इसोफेगस, और ये जाके किस में खुल जाएगा, ये पीछे वाला है इसोफेगस, दिस इज ट्रेकिया। अच्छा, अब होता ये है कि यहाँ पे सोचो ये आ रही है नर्व, एक एक नर्व आ रही है और नर्व सिग्नल दे रही है। अब हम वो जो कहते हैं ना कि खाना खाते हुए बोलना नहीं है, बोला नहीं करो, चुप करके खाना खाओ सारे। होता क्या है कि जब खाना खा रहे होते हैं तो दिमाग, हम सोच रहे हैं कि अच्छा यार वो उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, नहीं यार, हम सोच रहे हैं, तो दिमाग कह रहा है कि भाई सिग्नल दो, कि एपिग्लॉटिस को बंद करना है या खोलना है, सिग्नल दे दो भाई, आप खा रहे हो और सोच रहे हो नहीं यार नहीं, ब्लॉक कर दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। तो जो एपिग्लॉटिस है ना, ये बंद ही नहीं होता, क्योंकि मैसेज ही नहीं गया, उसको पता ही नहीं है, ये बंद ही नहीं हुआ, वो खुल गया खुद ब खुद, वो खुद ब खुद काम कर देता है, खुल गया। हुआ क्या, जो यहाँ से ये फूड पार्टिकल आ रहा था, उसने जाना तो यहाँ पे था लेकिन वो गया ही नहीं यहाँ पर, वो कहाँ चले जाता है, क्योंकि उसको ये आगे से रास्ता मिलता है, एपिग्लॉटिस खुला हुआ होता है, ऐसे करके ये एपिग्लॉटिस खुला हुआ है, और खाना चला गया यहाँ पर अंदर, यहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ जाते हैं ना, तो लंग नीचे से बैठ के जो है वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे लंग बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि भाई ये क्या है, ये खाना तो नहीं, ये एयर तो नहीं, ये तो खाना है। तो फौरन से लंग क्या करता है, वो सिग्नल आते हैं लंग के पास, और लंग करता है कॉन्ट्रैक्ट, और ये एयर को बाहर फेंकता है, यहाँ से प्रेशर लगता है, लंग के अंदर एयर होती है ना, कि ताकि ये फूड जो है ये बाहर चले जाए, अगर ये फूड फंस गया अंदर तो सत्यानाश हो जाता है बंदे का। तो फौरन से ये ऐसा होता है ना, हिचकी इस वजह से आ रही होती है कि वो जो फूड पार्टिकल है आपके उसमें चले जाता है लंग के अंदर, और लंग फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जोर से, और ये हिचकियां बार बार आती हैं कि वो फूड पार्टिकल बाहर आ जाए। सही है, हिचकी इस वजह से आती है। अच्छा, फेरिंग्स में बता रहा था,
तो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इतना, अच्छा यहाँ से पीछे ऐसे खोपड़ी होती है, ये नोज है, यहाँ से लेके इसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के ना तीन हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, तीन हिस्से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। अब मैं लिखता जा रहा हूँ। नंबर वन, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नोज के पीछे है। नंबर टू, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ओरल कैविटी के पीछे है। नंबर थ्री, लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेरिंग्स होता है, यहाँ ऊपर आपको पता है ना साउंड बॉक्स होता है, लेरिंग्स होता है। अच्छा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? लेरिंग्स, ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया यहाँ पे विंड पाइप, और ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, उसके बाद आते हैं लंग्स, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल होता है, वो अभी पढ़ते हैं आगे जरा। लेरिंग्स, लेरिंग्स होता है बिटवीन फेरिक्स और ट्रेकिया। और ये बना हुआ होता है, इसमें मसल्स भी होते हैं और कार्टिलेजेस भी होती हैं, 6 तरह की कार्टिलेजेस होती हैं। नाम याद नहीं रखने, बस आपको ये पता होगा कि ये कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस और मसल्स दोनों से मिलकर बना होता है। और ये कवर्ड किससे होता है? एपिग्लॉटिस से। गुड। अच्छा जी, ट्रेकिया। ट्रेकिया दूसरा नाम बता दिया, विंड पाइप। इसके अंदर 15 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजेस होती हैं। और जो सी शेप कार्टिलेज देखो ऐसे है ना, सी तो पीछे से खुला हुआ होता है, तो यहाँ पर होता है एक एक अदद मसल, मतलब हर कार्टिलेज के पीछे होगा, ये होता है एक मसल। और मसल का नाम बुक में मेरे ख्याल में पता नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, याद रखना हो तो ठीक है। मसल उसका नाम है ट्रेकियलिस मसल। और ये ट्रेकियलिस है, और ये होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होगा? ये इनवॉलेंट्री होगा। गुड। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा जी, जो ट्रेकी है ना ऐसे आ रहा होता है, ये ट्रेकी आ रहा है, उसके बाद ये ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है। इतना था ट्रेकिया। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब दो, एक होता है तो ब्रोंकस होता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या क्या है देखो, ये ट्रेकिया आया, ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। ये वाले जो ब्रोंकाई हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ना, ये मजीद डिवाइड होते हैं लंग के अंदर जाके।
इसी तरह यहाँ पे भी डिवीजन होगी। अब ये वाले ब्रोंकाई हैं, ये जो आगे डिवाइड हुए, इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक, सेकेंडरी ब्रोंक, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ये मजीद डिवाइड होते हैं ऐसे करके। इसी तरह डिवीजन होगी। तो ये जो ये वाले ब्रोंकाई आ गए, इनको बोलते हैं फिर टर्शरी ब्रोंकाई। अच्छा, टर्शरी ब्रोंकाई जब आ जाते हैं, तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो है ना, मजीद 20 टाइम्स डिवीजन होती है, बहुत सारी डिवीजन होती है। और इस डिवीजन के बाद बन जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो ब्रोंक्यूल्स कब कहते हैं इनको, जब इनका जो डायामीटर है वो लेस देन क्या हो जाए, वो 1 मिलीमीटर हो जाए, इनका जो डायामीटर है, तब कहते हैं ब्रोंक्यूल्स हो गए। समझ में आ रही है? प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या है, टर्शरी क्या है, फिर टर्शरी के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब खत्म हो रहे हैं, ब्रोंक्यूल खत्म होने पे आ रहे हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स का मतलब ये हुआ कि जो ब्रोंक्यूल है उसके साथ एल्वियोलाई ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तभी तो रिस्पायरेटरी, यहाँ पे रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। रिस्पायरेटरी उसके बाद होता है एल्वियोलर सेक्स, मतलब वो होता है ना एक बोरी होती है एल्वियोलर सैक, इस तरह की अगर एक बोरी है, और उसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे एल्वियोलाई ओपन हो रहे होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। अभी मैं 3 डायमेंशनल तो नहीं दिखा सकता, ये इसके चारों तरफ होते हैं। इस तरह करके एल्वियोलर सैक के बाद क्या हो गया, एल्वियोलाई आ गए। ठीक है, तो ये डिवीजन नहीं भूलनी आपने, ठीक है, ये पेपर वगैरह में अक्सर आ जाती है। दोबारा देख लो, ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, और वो ब्रोंकाई होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लंग, प्राइमरी ब्रोंकाई चलेगा लंग के अंदर, अगर मैं बताऊं। यहाँ से लंग स्टार्ट हो जाता है, सही है, और यहाँ पर इसकी लोब्स होती हैं ऐसे करके। और राइट लंग बड़ा होता है हमेशा लेफ्ट लंग से। तो इस तरह ये जो ब्रोंकाई है ना, ये आधे लंग के बाहर होते हैं और आधे लंग के अंदर होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, और उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई और इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा लंग के अंदर, फिर टर्शरी में, टर्शरी के बाद बहुत सारे डिवीजन के बाद होते हैं ब्रोंक्यूल, जिनका डायमीटर जब 1 मिलीमीटर हो जाता है तब कहते हैं ब्रोंक्यूल। फिर डायमीटर कम होता रहता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, जहाँ पे क्या हो रही होती है, रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है, यहाँ पर क्या होगी, फिर एल्वुलर सैक्स और फिर एल्वुलाई। तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये जो एल्वुलाई हैं, ये एक एल्वुलाई ले लिया, एल्वुलाई के ऊपर एक होती है एपिथीलियम, एपिथीलियम का मतलब कवरिंग, इस तरह करके। और ये दो तरह के सेल होते हैं, ये जो मैंने ऊपर बनाया ना बड़ा करके, ये जानबूझ के बनाया है, ये वाला और ये वाला। अभी ये जो सिंपल वाले सेल हैं, फ्लैट वाले, इनको बोलते हैं सिंपल स्क्वायमस फ्लैट सेल, पहले भी बताया, सिंपल स्क्वायमस होते हैं। और इनको बोलते हैं टाइप 1 सेल्स, बल्कि ये ज्यादा हो जाएगा, टाइप 1 सेल, इसको छोड़ो। ये होते हैं सिंपल स्क्वायमस सेल, बस इतना बहुत है, टाइप 1 टाइप 2 को छोड़ो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है?
इधर देखो, ये रहा फेरिंग्स, ये आ गया लेरिंग्स, ये आ गया ट्रेकिया। लेरिंग्स के आके जो ये हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल, एडम का सेब। रेगुलर नहीं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेगुलर ब्रोंक्यूल तो होता ही नहीं है कुछ। ये देखो, ये आ रहा है ट्रेकिया यहाँ तक, ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, अब ब्रोंकाई अंदर चले जाते हैं लंग के, और अंदर जाके डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ये चीज़ है ना, ये हार्ट है, ये हार्ट होता है। और लेफ्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है, और राइट लंग में 3 लोब होती हैं, एक ये रही सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं। ये देखो, ये रहा लैरिंग्स, ये वाला हिस्सा क्या है, और ये पूरा जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। उसके बाद क्या है, ये ब्रोंकाई, और देखो ब्रोंकाई लंग के अंदर चलेगा और ये डिवीजन हो रही है। ठीक, और ये जो है ना ये चीज़, ये डायफ्राम है। डायफ्राम में एक मसल होता है। और ये देखो, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स हैं, एक ये रही, एक ये रही, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। और लेफ्ट लंग में एक ही लोब हो, 2 लोब्स होती हैं, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। ये देखो लंग की डिवीजन एक और, ये जो इसमें ये है ना लिम्फ नोड्स हैं, ये जो दिख रही है ग्रीन कलर की, ये देखो लंग के अंदर डिवीजन हुई हुई है। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर जाके जो डिवाइड हो रहे हैं ना, ये वाला ब्रोंकाई और ये वाला, ये होते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइड हो रहे हैं, ये टर्शियरी हैं। अब उसके बाद बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे कितना अच्छा दिखाया हुआ है, ये ट्रैकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी डिवाइड हुआ है सेकेंडरी के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर उसके बाद आते हैं टर्शरी, टर्शरी को सेगमेंटल बोलते हैं, बट टर्शरी याद रखो। ये एक और डिवीजन है, ये है ट्रैकिया। देखो, ये है सी शेप कार्टिलेज, ये जो पूरी वाइट वाइट दिख रही है, ये होती है कार्टिलेज। इसके पीछे जो ये मसल है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रैकियालिस मसल, यहाँ से इसको जोड़ के रखता है। लंग में लोब्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो उसकी जो एपिथेलियम, जो उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, उस वजह से वो डिप कर जाती है अंदर, तो वो लोब्स बन जाती है। ये आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे, अभी छोड़ें, अभी क्या करना है। ये देखो फेरिंग्स, ये टंग है आपकी, ये जो है, और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये फेरिंग्स होता है पूरा। ट्रेकिया का काम क्या है? ट्रेकिया का काम ये है कि वो एयर को लंग्स में लेके जाता है। ब्रोंक्योल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल डिफरेंस है, ब्रोंक्योल छोटी सी डिवीजन होती है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल में रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। छोड़ दो फेरेंस के टाइप, कोई नहीं पूछने वाला, छोड़ दो। अच्छा भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लो अब। अब ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है ह्यूमंस में, मैं चाह रहा हूँ आप में से ये कोई बता दे अगर, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। ये आता है किसी को? फ्लू में म्यूकस ज्यादा इसलिए हो जाता है ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह ना उसको ट्रैप किया जा सके, और फिर वो फ्लू बलगम के थ्रू और नोज के थ्रू निकल रहा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे बंदा बीमार होता है तो वो बहुत खांसी करता है, तो वो जो बलगम होती है वो उसको निगल लेते हैं, तो वो इसोफेगस पे चली जाती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको वो जो है वो वॉश बेसिन पे जाना पड़ जाता है। तो वो दोनों तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया ना, या तो स्वेलिंग हो जाएगी या फिर हम उसको स्पिट कर देते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कौन बता रहा है? नहीं, ये चीज़ नहीं होती।
छोड़ दो, मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, एक तो होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, एक होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सबसे पहले समझो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर होता क्या है। फोर्स का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा। अगर ये गाड़ी है बड़ी गंदी सी, ठीक है, और ये इसके 4 टायर हो गए, पीछे से धक्का लग रहा है और गाड़ी जा रही है आगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव हो जाती है। जब डिसेलेरेशन होती है या कोई आगे से बंदे खड़े हैं, वो इस गाड़ी को धक्का लगा के रोक रहे हैं, तो जो ये फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स होगी, नेगेटिव, इस गाड़ी पे जो लग रही होगी। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आई इसको छोड़ो। सिरिंज तो देखी होगी सबने। सिरिंज होती है ना, जो सिरिंज इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे वो एक ऐसे करके जहां से पुश करते हैं सिरिंज को, इसके आगे ऐसे करके वो लगा होता है, और ये चेम्बर होता है सिरिंज का। इसके आगे यहाँ पे क्या होती है, नीडल लगी हुई होती है, नीडल लगी होती है। अब ये जो चेम्बर होता है, जब इसको यहाँ से दबाते हैं तो इसमें जो फ्लूइड है वो सारा यहाँ से बाहर चले जाता है। ये कौन सा प्रेशर लगाया है, जो प्रेशर ये लगाया है, ये कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ, इतना आसान है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस है माइनस है? वेरी गुड, पॉजिटिव है। अब इस काम को करने से पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन तोड़ा, उसके अंदर निडल डाली, तो इसको फिर यहाँ से ना पीछे खींचते हैं। पीछे खींचते हैं तो इसके अंदर जो है एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और नेगेटिव प्रेशर का क्या काम होता है, सकिंग। वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर वो खींच रहा है, और इसके अंदर क्या होता है, सिरिंज के अंदर जब हम इसको खींचते हैं तो अंदर चेंबर में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर अंदर से फ्लूइड जो बॉटल में होता है उसको खींचता है अपने अंदर। ये होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सेम ये चीज जो है ना हमारे लंग्स के अंदर होती है। लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, ये लंग है अगर, इसके यहाँ पे होती है प्लूरल कैविटी, बहुत छोटी सी होती है। इसके अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर होता है, और वो होता है -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जब इनहेलेशन करनी होती है तो ये माइनस, अच्छा ये -5 क्यों है, ये भी सवाल हो सकता है ना, -5 क्यों है? अबे -5 इसलिए है कि जो हमारे लंग्स हैं ये होते हैं इलास्टिक। अब ये इलास्टिक होते हैं, तो इलास्टिक का क्या काम होता है, जब हम उनको खींचते हैं तो वो वापस आता है। तो ये इलास्टिक में हमेशा लंग चाहता है कि मैं हूँ कोलैप्स, हमेशा लंग हमेशा ये चाहता है मैं कोलैप्स हो जाऊं। तो ये प्रेशर अल्लाह ताला ने नेगेटिव रखा ही इसलिए कि वो लंग्स को खींच के रखे, वो कोलैप्स ना हो। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ होती है रेसिजुअल कैपेसिटी, रेसिजुअल वॉल्यूम, जो हमेशा लंग में रहता है। वो इसलिए रहता है कि लंग कोलैप्स ना हो जाए। तो ये दो चीजें, एक तो नेगेटिव प्रेशर और एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम। अब जब इनहेलेशन करनी है तो ये जो नेगेटिव प्रेशर है ये होता है मजीद नेगेटिव, मजीद नेगेटिव तो और ज्यादा सक करेगा हवा। ये हो जाता है -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। गुड है, ये चीज होती है। सही हो गया। इस वजह से क्या होता है, लंग के अंदर एयर आ जाती है, तो ये लंग फिर इन्फ्लेट हो जाता है, यहाँ से एयर इसमें आ जाती है। लंग इन्फ्लेट मतलब जैसे हम बलून को फुलाते हैं ना, फॉर बैलून की मिसाल ले लो, बैलून इलास्टिक होता है तो वो हमेशा क्या चाहेगा, मैं कोलैप्स हो जाऊं। तो आप उसमें एयर रखते हो, थोड़ी सी एयर बांध के छोड़ दो तो वो क्या होती है, रेसिजुअल वॉल्यूम होता है, और वो उसको क्या करता है, इन्फ्लेट करके रखता है। तो इसमें एयर आती है, लंग इन्फ्लेट हो जाता है, और फिर जब वापस जाना होती है एक्सलेशन में तो ये -7.5 से -5 पर आ जाता है वापस, और एयर जो है बाहर चली जाती है। समझ में आई है ये चीज़, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होती है? ये इसमें लिखी हुई है, फर्स्ट ईयर सिंध वाली बुक में भी बात लिखी हुई है। सिर्फ ये क्या नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है, मुझे तो समझ भी नहीं आई थी कि होती क्या है, ये मैंने आके एमबीबीएस में पढ़ी है। ये चीज़ समझ में आई है। और लंग्स के नीचे जो मैंने डायफ्राम दिखाया, तो डायफ्राम में क्या होता है, वो फ्लैट होता है और डोम शेप होता है। इसको याद रखने के लिए जो है ना, एक मैं यहाँ बना देता हूँ चार्ट।
अच्छा मसल्स पहले देख लो जरा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज होती है डायफ्राम, एक मसल होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और एक होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। आईसीएम लिख दिया मैंने। इंटरकॉस्टल क्या होता है? ये देखो ये जो चीज है ना, ये रिब मार्क की हुई है इन्होंने। एक ये रिब है, ये भी रिब है, इसके बीच में ये चीज होती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये जो बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। और जब लंग्स वगैरह में पानी भरते हैं ना तो वो इस जगह पे पानी भरता है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके अंदर पाइप डालते हैं, यहाँ से नीचे वो फिर पाइप इसको सक करता है और बड़ा दर्द होता है। ये मेरे छोटे भाई का भी जो नेमोनिया हो गया था, उसका यही मसला हुआ था। अच्छा ये मसल ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आ गई इंस्पायरेशन, यहाँ आ गई एक्सपायरेशन। अच्छा जी। डायफ्राम सबसे पहले तो, यहाँ पे आ जाओ डायफ्राम। डायफ्राम क्या होगा भाई? इंस्पायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा? इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है? ये रहा डायफ्राम, ये रहा इसके ऊपर लंग, और ये इसके ऊपर लेफ्ट वाला लंग। हमेशा लेफ्ट वाला बेकार बनता है। ये जो मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ ना, यहाँ पे हार्ट होता है। अब देखो यहाँ से एयर आई इसमें और इसमें, जब इसमें एयर आएगी तो वो यहाँ प्रेशर लगेगा, लंग इन्फ्लेट होगा, लंग बड़ा होगा। और जब लंग बड़ा होगा तो ये जो डायफ्राम है ये नीचे जाता है। तो ये नीचे जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं डॉटेड बना रही है, फ्लैट हो जाएगा। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड। और जब एक्सपायरेशन करनी होगी तो क्या होगा? ये जो डायफ्राम है ये वापस ऊपर जाएगा क्योंकि लंग्स को पुश करेगा, यहाँ से प्रेशर लगेगा, और एयर जो है वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। पहली चीज। रिब केज, रिब केज के अंदर ही मसल वो होते हैं, लंग्स होते हैं। रिब केज का क्या होगा? देखो जब हमने सांस लिया तो लंग हमारे फ्लैट हुए, फ्लैट हुए तो लंग ने जगह घेरी, लंग ने प्रेशर लगाया किस पे, चेस्ट कैविटी पे, रिब केज पे। और रिब केज क्या होगा, फिर फूलेगा ना, बड़ा होगा। सांस अंदर लो अभी लेके देखो तो रिब केज क्या होता है, बाहर को आता है। तो ये मूव होता है आउटवर्ड एंड अपवर्ड। और इसका रिवर्स क्या होगा, एक्सपायरेशन के अंदर होगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। रिब केज के बाद इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये याद रखना बहुत ही आसान है। जो सेम सेम है ना वहां पे लिख दो रिलैक्स। सेम सेम है ना, यहाँ पे इंटरनल आई इंस्पायरेशन,
रिलैक्स। एक्सटर्नल ई एक्सपायरेशन, रिलैक्स। बचा क्या लिखने वाला? एक ही चीज, कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये होता क्यों है? देखो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का मतलब ये एक्सटर्नल ही है। तो एक्सटर्नली जब इंस्पायरेशन करवानी होगी तो चेस्ट को ऊपर खींचेंगे ना, एक्सटर्नल चेस्ट को खींचेंगे तो जो बाहर वाले मसल्स हैं वो पकड़ के रिब केज को ऊपर खींचते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह इंटरनल इंस्पायरेशन में क्या होगा, सॉरी इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे वो होंगे एक्सपायरेशन के अंदर, सॉरी हाँ एक्सपायरेशन के अंदर होंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्यों होंगे? क्योंकि वो इनसाइड है और चेस्ट को डाउनवर्ड और इनवर्ड खींचना है, तो अंदर से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो एक्सपायरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल बाहर वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये इस चार्ट को जो है ना भेजे में रख लो। लंग्स में पानी फिल होने की बहुत से वजह है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अभी पढ़ाई क्या है, क्लास खत्म। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। अच्छा, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग। ये जो अमाउंट ऑफ एयर है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है, ये चेंज होता रहता है, वेरीज विद एज, जेंडर। फीमेल्स में ये कम होता है वॉल्यूम। डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन, डेप्थ मतलब जितना आप जोर से ब्रीदिंग कर रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। रिस्पायरेटरी डिजीजेस की वजह से भी ये, और इसका एक टेस्ट भी होता है जिससे पता लगता है कि डिजीज कौन सा है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का। रिस्पायरेटरी डिजीजेस। अच्छा जी, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो इंस्पायर और एक्सपायर्ड होता है एट रेस्ट। मतलब अभी आप बैठे हुए हो ना, कोई काम नहीं कर रहे, मतलब सुकून से हो, तो आप जो एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हो वो होती है टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे सॉरी इसको पूरा लिख दूं मैं। वो क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। और ये कितने लीटर होता है? 0.5 लीटर्स या 500 ml। वैल्यूज नहीं भूलनी। टाइडल वॉल्यूम, रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम की अभी ऊपर ही बात हुई है। रेजिजुअल वॉल्यूम ये होता है कि रिमेन ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग। कुछ भी कर लो, ये वाले जो एयर है ना ये बाहर नहीं आती, और ये कितनी होती है? 1.2 लीटर्स या 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जब हम लोग भाग कर आते हैं ना, कोई हैवी काम करके आते हैं तो सांस चढ़ जाता है, तो हम ज्यादा सांस ले रहे होते हैं, मतलब ज्यादा एयर लेके जा रहे होते हैं, तो जो वो ज्यादा एयर इंस्पायर्ड होती है और एक्सपायर्ड होती है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी।
और यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन करना, विद एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ, ये चीज। और ये होती है 4.2 लीटर्स, सॉरी 4.6 लीटर्स। कितनी होती है ये 4.6 लीटर्स या 4600 ml। अच्छा जी, वाइटल कैपेसिटी हो गई, और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जो हमारा लंग है वो कितनी एयर अपने अंदर रख सकता है। और ये कितनी होती है, मतलब हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है, 5.6 लीटर या 5600 ml। ये हो गई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। यार ये रीज़न ना, मतलब वुमेन में कम होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल, और फिर उनका मसल बल्क हमारा मेल्स का ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे पास वॉल्यूम कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हमारा ब्लड काउंट भी ज़्यादा होता है। यार ये वेरी करती है, कहीं पे 6 लीटर्स होती है, हमारी जो एमबीबीएस प्रोफेशनल बुक है ना उसमें ये लिखी हुई है 5.6 लीटर, तो वेरी करती है। और कहीं पे आपको ये मिलेगी 5 लीटर। तो ये वेरी करती है, जो ऐसी चीज़ें होती है ना ये वेरी करती रहती हैं, इसलिए। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, जो ब्रीदिंग होती है ना हम अभी जो कर रहे हैं वो होती है इनवॉल्यूंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और ये कब होती है, जब हम नॉर्मल रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। कुछ हद तक वॉलंटरी भी होती है, जैसे कोई आपको कहता है कि भाई ज़्यादा सांस बाहर निकालो या ज़्यादा सांस अंदर लो, इसलिए इस वजह से। अब जो रिस्पायरेशन है उसको क्या कह लो इसको। हाँ, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले जो है ना 2 सेंटर्स होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, मेडुला में। ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला। और यहाँ पे 2 सेंटर्स होते हैं, एक को बोलते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर, जो इंस्पायरेशन करवाता है। एक को बोलते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, विच हेल्प्स इन एक्सपायरेशन। अब इनको स्टिमुलेट कौन करता है, कोई चीज तो ऐसी होती है ना, कोई भी काम करवाने के लिए तुखनी जिसको बोलते हैं स्टिमुलस। तुखनी मेरे ख्याल में पंजाबी का वर्ड है। स्टिमुलस होता है, तो स्टिमुलस जो है ना हमारे ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये चीज जो है ना इसको नॉर्मल होना चाहिए। जब भी ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या होता है, ये स्टिमुलस जाता है कहाँ, ब्रेन के पास, मेडुला के पास, और वो फिर वो जो है वो शुरू कर देता है इंस्पायरेशन तेज करवानी है या कम करवानी है। तो ये काम जो है मेडुला कंट्रोल करता है। और हमारी बॉडी में ये जाता कैसे है, मेडुला के पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर।
और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड बॉडीज और एओटिक बॉडीज। इसके मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो एओटा होता है ना हार्ट, ये एओटा निकल रहा है। इसके ऊपर जो है ना एओटिक बॉडीज होती है कीमो रिसेप्टर। और इस पे जो नर्व होती है ये वेगस नर्व, ये नर्व का नाम देखो वेगस नर्व यहाँ पर। और ये जा रहा है मेडुला में, ये जो पीछे वाला पार्ट है। और एक ये होता है कि जो एओर्टा से कैरोटिड साइनसेस होती हैं, कैरोटिड बॉडीज होती हैं, ये दिख रही है ब्लैक कलर की कैरोटिड बॉडीज होती हैं। ये दो कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करवाते हैं, स्टिमुलस देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, इसको कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। एक हो गया पैरासिम्पथेटिक, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपका भी एक्टिवेट है क्योंकि आप आराम से बैठे हुए हो। लेकिन लंग्स के अंदर जो है ना इसका उल्टा काम होता है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये जाता है थ्रू वेगस नर्व। बुक में नाम मेंशन है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और ये वेगस नर्व ये करता है क्या है, जो एयरवे पैसेज है उनको जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। एयरवे पैसेज मतलब ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, उन सबको क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो अभी आपके जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह ट्रेकिया है कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। तो एक जाता है सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये देखो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको डायलेट कर देता है, पैसेज वेज को। जो पैरासिम्पथेटिक का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज को डायलेट नहीं होने देना। मतलब ये क्या करता है, पैरासिम्पथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, आराम सुकून से बैठे रहने देता है। लेकिन सिंपैथेटिक क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है उनको, सॉरी डायलेट करते हैं आर्टरीज वगैरह को, ताकि ब्लड ज़्यादा जाए। लड़ाई हो गई तो हैंड के मसल में ब्लड ज़्यादा जाए तो आप मुक्के वगैरह अच्छी तरह करा सकें। लेकिन यहाँ लंग्स में उल्टा होता है, पैरासिम्पथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है और सिंपैथेटिक वाइडन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब लड़ाई होती है, गुस्सा आता है, तो आपको बड़े बड़े सांस आ रहे होते हैं। तो बड़े बड़े सांस लेने के लिए कि जो एयर पैसेज है उसको खोलना पड़ेगा ना, ज्यादा वाइड करना पड़ेगा, तभी तो सांस अंदर जाएगा ज्यादा। इस वजह से सिंपैथेटिक का काम वहाँ पे ये होता है। और एक नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, वो जाती है डायफ्राम पर। ये सिंथ बोर्ड के अंदर जो है डायग्राम बनी हुई है ना, जो उसमें लिखा हुआ है, ये थ्योरी में कहीं नहीं लिखा हुआ, डायग्राम के अंदर। वेगस नर्व टू ब्रोंकियोल, तो फ्रेनिक नर्व जाती है टू डायफ्राम और उसको जाके स्टिमुलेट करती है कि वो, जैसे अपना ये वाली शेप है और दूसरी ये वाली शेप है, तो वो ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे हो, फ्लैट और डोम शेप में कन्वर्ट हो, ताकि एक्सपायरेशन करवा सके। और डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये ब्रीदिंग के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये तो पढ़ लिया ना, क्या क्या हो रहा है। अब गैसेस आ रही है, उनका ट्रांसपोर्ट भी तो करवाना है। तो गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का।
जो ऑक्सीजन है ये 97% जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ये हाइड हीमोग्लोबिन है प्लस ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये कन्वर्ट होता है Hb4O2 बाइंड हो गया। यहाँ एंजाइम कौन सा आता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये रिवर्सिबल होता है। अच्छा ये कहाँ पे होता है ये वाला रिएक्शन? ये होता है लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। सॉरी ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है ना। और ये वाला काम कहाँ होता है? ये होता है टिश्यूज के अंदर, वहां जाके ऑक्सीजन देनी होती है। 97% इस तरह हो गई, और जो 3% है वो होती है बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा जो वाटर है उसके अंदर डिजोल्व होके बस। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या नाम है, 3 पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। पहला पार्ट होता है बाय बाय कार्बोनेट, और इस तरह ये होती है 70%। बाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके, और इस तरह ये होती है 7%। और बाय प्लाज्मा, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इस तरह ये होती है 23%। बाय प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, तो इस तरह ये होती है 7%। 7% रह गया ना, 7% इस तरह होती है। तो ये परसेंटेजेस याद रखनी है, ये फेडरल के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा अब होती कैसे कैसे है भाई? पहले एस बाइकार्बोनेट आयन, बस ये समझने वाला है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और टिश्यूज में वाटर भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है किससे? वाटर के साथ। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, और बन जाता है बाई कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब H2CO3 क्या है? आयोनिक है, और आयोनिक रिएक्शन क्या होता है आपको हमेशा पता है, हार्नियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये होता क्या है कि भाई ये H पॉजिटिव ज़्यादा बनता रहता है, जब ज़्यादा बनता रहता है तो क्या होगा कि पीएच होगी कम, और इसकी वजह से होगा एसिडिटी, जबकि एसिडिटी तो नहीं करवानी, हमें तो अपनी पीएच नॉर्मल रखनी है। तो उससे ये होता है कि टिश्यूज़ के अंदर क्या काम हो रहा है, ये वाला काम टिश्यूज़ में हो रहा है। हीमोग्लोबिन आया, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन देनी है, हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 टिश्यूज़ में दे दिए। अब ये जो हीमोग्लोबिन है टिश्यूज के अंदर ये बाइंड हो जाता है इस H पॉजिटिव के साथ, और ये बना देता है जाके, ये भी रिवर्सिबल है, HbH। तो इस तरह हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर। समझ में आई है ये चीज? H पॉजिटिव से बाइंड हो जाता है। इस इक्वेशन को कंबाइन लिखो ना, तो इस तरह इक्वेशन को लिखते हैं, Hb4O2 प्लस H पॉजिटिव, HbH प्लस 4O2, ये इसकी कंबाइन इक्वेशन आ गई है। कंबाइन इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, एच पी यहाँ से काटा, एच बी यहाँ से काटा, बचा क्या? Hb4O2, ये H पॉजिटिव नीचे आ गया, और HPH ये आ गया, और 4O2। किसका मसला सॉल्व कर दिया हमने? H पॉजिटिव का। अब मसला किसका रह गया? बाइकार्बोनेट का। इसको ले आओ इधर जरा उठा के। ये रहा आरबीसी तो रेड कलर का।
दिस इज एन आरबीसी। इसके अंदर क्या है, HCO3 नेगेटिव। अभी जो HCO3 है ये आता है आरबीसी से बाहर, प्लाज्मा के अंदर बाहर आया, नेगेटिव था, तो इसको हमने न्यूट्रल रखना है, आरबीसी को चार्ज नहीं होने देना। आरबीसी को हमने क्या करना है, न्यूट्रल रखना है। तो जब ये नेगेटिव बाहर आया तो कोई नेगेटिव आयन भी अंदर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से अंदर जाता है क्लोरीन, इसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसमें हेल्प क्या करता है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन। और ये क्या करती है, सोडियम पोटेशियम हम सुना था ना, वो क्या कर रहा था, सोडियम को, ये सोडियम को यहाँ से पकड़ के बाहर भेज रहा था और पोटेशियम को अंदर भेज रहा था, वही काम हो रहा है। यहाँ लगी हुई है प्रोटीन और बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक रही है, क्लोराइड को अंदर फेंक रही है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी इन द आरबीसी। और बच के, और ये प्रोटीन कौन सी है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट कैरियर प्रोटीन। इस फिनोमेना को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर किया था, हैमबर्गर फिनोमेना। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये एमबीबीएस की बुक में लिखा हुआ है, तो फेडरल की बुक देखो कितनी अच्छी है, एमबीबीएस वाली चीज यहाँ समझा रहे हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ था ये देख के कि भाई कितना जबरदस्त पढ़ा रहे होते हैं ये लोग। अच्छा, बाइकार्बोनेट का मसला यहाँ से तो सॉल्व कर दिया, क्लोरीन अंदर चला गया, अंदर जाके क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, बाहर आके ये नेगेटिव है। अब इन दोनों का मसला सॉल्व करना है। होता क्या है, इन आरबीसी, आरबीसी में क्या गया है, क्लोरीन गया है ना, क्लोरीन कंबाइन हो जाता है जाके पोटेशियम के साथ आरबीसी के अंदर, और बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड, न्यूट्रल हो गया। और इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन आया था, बाइकार्बोनेट आयन आए थे। और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, ये सोडियम के साथ बाइंड होके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं प्लाज्मा में। जब ये लंग में जाएगा आरबीसी तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स होगा। रिवर्स होगा, क्लोरीन बाहर आएगा, बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, यहाँ से H जो है ये भी टूट के, जो H है ना इसके अंदर, यहाँ से H आ जाएगा, H इसके साथ मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड से वापस क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चले जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड क्या था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड हो जाएगी, ग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से, और कहाँ चले जाएगी, लंग्स के अंदर। और ये 23% होता है। और थर्ड कौन सा था, बाय डिजोल्व प्लाज्मा, डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर चली जाएगी वाटर के अंदर। और ये कितने परसेंट होता है, 7%। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड रिस्पायरेशन।